क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी आईक्यू टेस्ट 55 का आपके सामने है, जिसमें क्वेश्चन है ए मैन रोज टू ए प्लेस 35 किलोमीटर इन डिस्टेंस एंड बैक इन 10 hours 30 minutes. He found that he could row 5 kilometers with the stream in the same time as he can row 4 kilometers against the stream. Find the rate of flow of the stream. 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी वर्जन। एक आदमी 35 किलोमीटर नाव खेलता है और 10 घंटे 30 मिनट में वापस उस जगह पर पहुंचता है। मतलब टोटल टाइम कितना लगता है? 10 घंटे 30 मिनट। उसने पाया कि वो धारा के साथ, जब वो धारा के साथ चल रहा है तो 5 किलोमीटर खेल सकता है उतने ही समय में जितने वह धारा के खिलाफ 4 किलोमीटर खेल सकता है। एक होता है ना कि भाई अब नदी है, नदी में धारा बह रही होती है, तो धारा बह रही है तो उसी जिस दिशा में धारा बहती है उसी दिशा में अगर आप नाव खेते हुए जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब आपको आसानी होता है, आप कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। उसी तरह से ये बोल रहा है धारा के साथ में 5 किलोमीटर खेल सकता है उतने ही समय में जितने में वह धारा के खिलाफ। धारा के खिलाफ का मतलब क्या है? जो जिस दिशा में धारा बह रही है उसके अपोजिट में जब आप नाव खेल के लाते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, उसने पाया कि वह धारा के साथ 5 किलोमीटर खेल सकता है उतने ही समय में जितने में वह धारा के खिलाफ 4 किलोमीटर खेल सकता है। तो मान लीजिए, माना वो टाइम जिसमें वो टाइम जो कॉमन है 5 किलोमीटर खेलने में और 4 किलोमीटर वाले में, वो दोनों सेम है, तो उसको मान लीजिए x है। माना वो टाइम x है। ठीक है, टाइम अगर x हो गया तो हमको स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, कैसे? धारा के साथ वाली स्पीड। ठीक है, तो धारा के साथ स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 5, धारा के साथ में x, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा के साथ की स्पीड निकालिए। अब धारा के विपरीत वाले भी निकाल लें। धारा के विपरीत स्पीड, तो ये 4 बटे x किलोमीटर पर आवर हो गई। 2 स्पीड हमें मिल गई हैं। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हमें कितना तय कर रहे हैं ये लोग? एक बार 35 किलोमीटर तय कर रहे हैं और आते हुए भी 35 किलोमीटर, दोनों टाइम में 35 किलोमीटर तय कर रहे हैं। तो अगर हम धारा के साथ नाव खेने में लगा समय निकालें। नाव खेने में लगा टाइम t1 पकड़ लीजिए, इसको टाइम हो जाएगा t1 बराबर, स्पीड आपको पता है, दूरी पता है 35 है, तो 35 बटे कितना कर देंगे? धारा के साथ की बात है तो वो वाली स्पीड ले लेंगे, 5 बटे x वाली स्पीड। ठीक है, 5 बटे x वाली स्पीड ले लीजिए आप। ये हो गई। सेम ऐसे ही धारा के विपरीत वाला निकाल लीजिए। नाव खेने में लगा टाइम t2 कह लीजिए इसको, t1 t2 हो गए। 35 बटे 4 बटे x, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये कहाँ से आ रहा है? चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूले से आ रहा है। ठीक है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो चाल हमने कौन कौन सी निकाली थी? 5 बटे x निकाली और 4 बटे x निकाली, और बारी बारी से डिवाइड करके t1 और t2 निकाल लिया। अभी क्या है, हमें टोटल टाइम भी दिया हुआ है, कितने टाइम लगा था दोनों अप डाउन में? 10.5 घंटे। तो ये जो t1 और t2 है, ठीक है, t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा? 10.5 घंटे, 10.5। ठीक है, अब इस t1 की वैल्यू t2 की वैल्यू रख देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए t1 की वैल्यू है 35x हो जाएगा, वो ऊपर x चला जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, प्लस 35x बाई 4 इक्वल टू 10.5। 10.5 की जगह 10.5 10 से 1/2 लिखते हैं, तो 10 से 1/2 21/2 लिख देते हैं डायरेक्ट। 21/2 लिखता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर 7x ये हो गया, प्लस 35x बटे 4 बराबर 21/2। ठीक है, इसको हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो
28 और 35 जोड़ देंगे 63 आ जाएगा। 63x बटे 4 इक्वल टू 21/2। अब नीचे नीचे 2 कट जाएंगे और हम निकाल लेंगे डायरेक्ट x की वैल्यू। 63x बराबर क्या हो जाएगा 21 चौक 84 बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा, एक कट के कितना आ जाएगा 2 चौक 8 2 दूनी 4, 42/63। ये तो आ गई हमारी टाइम वैल्यू, ठीक है, आवर में। ठीक, अभी क्या हमें टाइम, अभी तो स्पीड पता नहीं है, हमें धारा की चाल निकालनी है हमें। तो धारा की चाल निकालने के लिए हमें धारा के साथ वाली चाल और धारा की विपरीत वाली चाल दोनों पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू धारा के साथ स्पीड में, धारा के साथ स्पीड कितनी थी बराबर 5/x। तो x की वैल्यू यहाँ जब रखेंगे आप तो उल्टा करके मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ 5 × 63 बटे 5 × 63 बटे 42। ठीक है, ये हो गई। अब धारा के विपरीत स्पीड कितनी हो जाएगी 4/x बराबर 4 × 63 बटे 42। ये हो गई। अब क्या करेंगे, अब दोनों को, अब धारा की चाल निकाल लेंगे। धारा की चाल क्या का फॉर्मूला होता है हाफ, अगर हम इनको v1 - v2 माने, v1 माने धारा के साथ वाली चाल को और v2 माने धारा के विपरीत वाली चाल को, तो v1 - v2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 1/2 ब्रैकेट में। v1 कौन सा है वो रख लेंगे 5 × 63 बटे 42 माइनस 4 × 63 बटे 42, और इसमें वैल्यू रख के हम सारा फाइंड कर लेंगे। लघुत्तम तो आपको पता ही है, 63 और 5 में से 1 गया 63 बटे 42 हो जाएगा। डायरेक्ट 5 में से 4 घटा देंगे हम, 1 आ जाएगा। 1 मतलब 63 बटे 42 ही आना है। ठीक है, 63 बटे 42 ही आना है। अब 1/2 है और यहाँ पर 63 बटे 42 आएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है 1/2 से उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 63 बटे 84 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं 63 और 84 दोनों 21 के पहाड़े में आते हैं। तो 21 × 63 21 चौक 84, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 बराबर 0.75 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये टोटल सॉल्यूशन था। जिससे नहीं समझ में आया होगा वो अच्छे से समझ ले, ऐसे ही करना है इसको सवाल। ये पूरा विस्तृत रूप से मैंने बताया है, आपको इससे भी शॉर्ट मेथड मिलेगा और जो आपकी समझ में आएगा। आप शॉर्ट में कर सकते हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट का आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें एक इक्वेशन दिया गया है, उसमें x की वैल्यू पता करनी है। क्योंकि इक्वेशन द्विघातीय समीकरण है इसलिए x की 2 वैल्यू होगी। अगर 3 घात होता x के ऊपर तो x की 3 वैल्यू निकलती। तो आइए इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ 1 by 1। क्वेश्चन है 2 इंटू ब्रैकेट में x² प्लस 1 बाई x² माइनस x माइनस 1 बाई x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन में अब ये वो समीकरण के जैसे नहीं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, उसकी तरह मैच नहीं कर रहा है। इसलिए हमको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की तरह बनाना पड़ेगा। किस इक्वेशन की तरह? ax² प्लस bx प्लस c की तरह। तो हम क्या करेंगे, जो बीच वाला पोर्शन है x माइनस 1 बाई x, इसको हम मान लेंगे a। अब मान लीजिए a इसको, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करा दीजिए। तो ये दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1 बाई x स्क्वायर और x इंटू 1 बाई
एक्स, क्योंकि ये माइनस फार्मूला लगे, एक्स माइनस फार्मूला है तो माइनस वाला फार्मूला है, तो 2 इंटू एक्स, 2a भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x कर दिया मैंने, और बराबर इसके लिख दीजिए 0, सॉरी ए स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या हम पक्षांतर करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए -2 इंटू एक्स इंटू 1/x है, तो x क्या होगा, कट जाएगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ -2 बचेगा, बराबर a² लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इस लास्ट वाली लाइन में आपका आ जाएगा वह x² प्लस 1/x² इक्वल टू, मैं पक्षांतर कर दे रहा हूँ, वो a की तरफ चला जाएगा, a² की तरफ चला जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, तो ये चीज़ है। अब देखिए जो इक्वेशन हमारा यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में बोल देता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो हमने इसको मान लिया है, इसको मैं लिख देता हूँ, माना नहीं, बाद में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में इन चीज़ों को रखेंगे, तो जब हम उस इक्वेशन 1 में a की वैल्यू मत लिखिए, ये वैल्यू लिखिए, ऊपर जो भी आई है वो रखने पर, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखने पर क्या इक्वेशन बनेगा वो देखिए, 2 इंटू x² प्लस 1/x² की जगह पे क्या आया है हमारा, a² प्लस 2 आया है, ठीक है, उसको लिख लीजिए, माइनस, अब x माइनस 1/x की जगह क्या लिखना है, हमें a लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने a माना था, ठीक है, -7 = 0। अब देखिए इक्वेशन कितना छोटा हो गया। अब इसे थोड़ा सा और एक बार और सॉल्व कीजिए, +4, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2a² प्लस 4 माइनस a माइनस 7 = 0 हो गया। अब क्या करना है, 2a² और 4 में से 7 गया, +4 है और -7 है, तो 4 में से 7 गया तो -3 बचेगा। जब कम में से ज़्यादा जाएगा तो हमेशा माइनस वैल्यू मिलती है, तो -a बराबर 0। तो यहाँ हमें इक्वेशन मिल गया 2a² - 3 - a बराबर 0। तो 2a² - a - 3 = 0, ये इक्वेशन बन गया आपका। अब आप हमको क्या करेंगे, 2 और 3 का गुणा कराएंगे, जो -3 है और 2 है, 2a² है ना, वहाँ पे 2 है, और जो लास्ट में है -3 उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 आएगा। तो हमें ऐसा गुणनखंड करना है जिसका गुणा करने पे -6 आए और बीच वाला -a आ जाए, तो हम ऐसा गुणनखंड कराएंगे, वो देखिए कौन कौन सा होगा। तो -a आने के लिए क्या होता है, बड़ी संख्या पहले रखनी पड़ेगी, तो 2 3 6 और 2 और 3 का अंतर भी क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसी को ले लेंगे, तो -3a और प्लस में 2a लेंगे, जिससे ये माइनस वैल्यू घटाने पे आ जाए, ठीक है, 0 आ गया। अब इसमें क्या है, 4 पार्ट हो गए, 2a² - 3a और प्लस 2a - 3। तो अब इसमें से क्या करनी, 2a² - 3a में दोनों में a दिख रहा है, तो इसमें भी a है उसमें भी a है, तो a आप कॉमन ले लें, a कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2a - 3 बचेगा, और यहाँ पर +1, क्योंकि 2a - 3 में कुछ कॉमन है नहीं, तो जहाँ पर कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2a - 3 यहाँ पे भी बचेगा, बराबर आ गया 0। अब देखिए 2a - 3 इधर भी है, 2a - 3 इधर भी है, मतलब तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2a - 3 फिर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा दूसरे इक्वेशन दूसरे ब्रैकेट में a + 1 बच जाएगा, ठीक है, ये हो गया बराबर 0 के, ठीक। चूँकि 2a - 3 का मल्टीप्लिकेशन a + 1 में करने पर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 2a - 3 या तो 0 होगी, संख्या के बराबर होगी, या तो a + 1 0 के बराबर होगा। तो हम इसको बारी बारी से 0 के बराबर मान के वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2a - 3 बराबर हम एक बार 0 मानते हैं और फिर इसकी वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a बराबर क्या जाएगा आपका 3/2, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू हमने मानी थी ऊपर, x - 1/x, तो हम वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 1/x बराबर 3/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x² - 1 बटे कर देता हूँ मैं इसके,
-1/x करता हूँ बराबर 3/2। अब क्या है, एक्स स्क्वायर में -1 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा, -2 हो जाएगा और बराबर इधर 3x हो जाएगा। ठीक है, अभी 3x को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 2x - 3x - 2 = 0 हो गया। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस जो ऊपर मैंने बताया था, इसको भी गुणनखंड करना पड़ेगा। मतलब 3 जो बीच वाला -3x है उसको ऐसे तोड़ना है कि 2 दूनी 4 -4 आ जाए गुणा करने पर, और घटाने पे -3 आ जाए। तो 4 एकम 4 हम जानते ही हैं, 4 में से 1 गया 3 भी बचेगा, इसलिए 4 और 1 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ लिखूँगा -4x + x लिखूँगा, दोनों विपरीत साइन लेंगे तभी तो घटेगा, तभी घटेगा। ये आ गया 0 आपका। अब 2x इसमें देखिए, 2x² - 4x, तो 2 और 4 ये आपस में 2 कॉमन हो गया, x² और x में x कॉमन है, तो 2x को बाहर निकाल लिया, बच्चा क्या, x - 2 प्लस, अब x - 2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ कॉमन कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो x - 2 इधर कॉमन ले लिया, बराबर बच्चा 0। 2x, अब यहाँ पे x - 2 इधर भी आ गया, x - 2 इधर भी आ गया, मतलब आपका गुणनखंड सही जा रहा है। अगर दोनों सेम नहीं आते तो इसका मतलब गुणनखंड में कुछ गलती हुई है। तो यहाँ से x - 2 हमें कॉमन ले लूँगा, एक ब्रैकेट में x - 2 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो मैंने जैसे ऊपर बताया था कि इन दोनों में से एक 0 होगा तभी तो 0 गुणा करने पा रहा है, इनको आपस में गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक 0 होगा। तो x - 2 बराबर 0 पहले मान लिया, ठीक है, तो x बराबर क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई एक बार। अब 2x + 1 बराबर 0 मान लिया, तो x बराबर क्या आ गई, -1/2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू फाइंड हो गई, 2 जैसा कि ऑप्शन में है 2 और 1 -1/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा गुणनखंड के बारे में, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a = 101 देन द वैल्यू ऑफ a × a² - 3a + 3 = क्या होगा। तो यहाँ 1 की वैल्यू दी हुई है, हमें a × a² - 3a + 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a बराबर दिया है 101। अभी a² बराबर पहले फाइंड करते हैं, 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 100 + 1 कर लीजिए, स्क्वायर मार दीजिए फटाक से, तो ये आ जाएगा, एक के आगे 4 0, क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो एक के आगे 4 0 आ जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, +2a भी होता है तो 2 × 100 × 1 मतलब 200 आएगा। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, कैलकुलेशन इसी जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ज़्यादा है इसमें, 10 201 आ जाएगा। ठीक, a² की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी। अब उसी क्वेश्चन में 3a है तो उसका भी मैं देख लेता हूँ। 3a तो 3 × 101 बराबर 303 आ गया। ठीक है, अब 3a + 3, क्योंकि माइनस भी है इसमें, माइनस में पहले ले लूँगा, माइनस को छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, तो 303 -303 और +3 बराबर आ गया आपका -300। ठीक है, अब वो इस इक्वेशन में जाते हैं, अब देखते हैं, अब वैल्यू रख के हम a² - 3a + 3 = a की वैल्यू 101 है, 101 लिख दीजिए। यहाँ पे a² की वैल्यू 10 201 है, और यहाँ पर -300 ऑलरेडी हमें मिल चुका है, वो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। इसको घटाएंगे तो 99 01 आएगा। ठीक है, गुणे 101 लिख दे रहा हूँ, जो बाहर है ना ब्रैकेट के, उसको मैं लिख रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें इजी मल्टीप्लाई कराना है, टाइम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, और 100 + 1 में तोड़ देंगे। ठीक है, 100 + 1 में तोड़ दीजिए, तो यहाँ लिखिए
9901 और उसके आगे 00 प्लस 9901, ये हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 01 के सामने 00 तो 01 आ जाएगा पहले, और इधर 99 और 1 जुड़ जाएगा तो 00 यहाँ आ जाएगा, और फिर 99 में 1 हासिल जो बच रहा है वो जुड़ जाएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये था पूरा सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर and its volume is 924 meter cube. Find the ratio of its diameter to its height. ये क्वेश्चन है। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है। इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई का व्यास के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। फार्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का, बेलन का आयतन का, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का। तो फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लीजिए, माना ऊंचाई h मान लीजिए, और जो डाया है वो d माना, ठीक है। माना ऊंचाई h एंड डाया d है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? गिवन कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखना है ना थोड़ा सा, तो आप समझ लेना। कर्व सरफेस एरिया बराबर कितना दिया है? 264 मीटर स्क्वायर, और आयतन कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 924, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, ठीक है, RH। अब यहाँ R क्या है? R त्रिज्या हो गया, R रेडियस है, ठीक है, H हाइट हो गई, हाइट हो गई, 2 पाई कांस्टेंट है, ये हो गई। अब ये 2 पाई RH के बराबर हमारा क्या होगा? बराबर 264, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकलता है, कैसे निकलता है। हमें R की वैल्यू पता होनी चाहिए, H की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम रेशियो निकालेंगे। तो 2 पाई RH बराबर 264 लिख दिया आपने, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, 1, जिससे आसानी हो। अब वॉल्यूम के लिए देखते हैं, सिलेंडर वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो वॉल्यूम दिया है 924। एक मिनट मैं लिख देता हूँ अच्छे से आपको। ये पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। ये इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो क्या आएगा? लिख देते हैं फटाफट। पाई आर स्क्वायर एच, अब बटे इसके लिख देंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच लिख दिया। उधर भी हम लिखेंगे 924 बाई 264, ये हो गया। अब देखिए इसमें पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, एक आर ऊपर बचेगा, एक नीचे आर कैंसिल हो जाएगा, या चेस तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो बचेगा कुल मिला जुला के क्या, वो लिखना है आपको। तो यहाँ बचेगा r/2, r/2, बाकी सब हवा हो जाएंगे, ठीक है। बराबर 924 बटे 264। अब r बराबर क्या हो जाएगा? 924 गुणे 2 बटे 264। अब 2 से हम काट देंगे इसको, तो 924 बटे कितना बचेगा? 132। अब 132 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे ना
तो 924 आएगा। अब इतना पहाड़ा आपको सीखना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, आप गेस कर सकते हो। स्टार्टिंग के 2 अंक जो है ना 13 और स्टार्टिंग के अंक इधर है 92, 13 और 92 का मैचिंग करेंगे। तो 13 का पहाड़ा तो आता है हमें, तो 13 7 91 होता है, मतलब नियर अबाउट पहुँच गए हम। तो हम 7 से एक बार ट्राई करेंगे 132 में, 7 से हम 132 में गुणा करा के देखेंगे 924 आ रहा है कि नहीं। तो 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 एकम 7 और 2 9, मतलब 924 आ रहा है, इसलिए 7 बार कैंसिल, 7 बार कर लेंगे। बाकी और भी तरीके हैं, आप इसको छोटा कर सकते हैं, काट के तो R बराबर 7 आ गया। ठीक है, 7 मीटर आ गया। तो हमें तो D और H में रेशियो निकालना है। तो D बराबर क्या है, डाया D 2R होता है, मतलब जो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो इसलिए हम 2 गुणे 7 करके क्या फाइंड कर लेंगे, 14 मीटर D फाइंड कर लिया। अभी H हमारा फाइंड नहीं हुआ। ठीक है, H हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, R की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। R की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मिलेगा, 2 पाई की जगह मैं 22/7 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एक स्टेप हमारा माइनस हो जाएगा, इंटू 7 इंटू H। ठीक है, वो कैपिटल H मैंने माना था, आप ऐसे ही समझ लेना, उतना एडजस्ट कर सकते हो आप सब, बहुत समझदार हो। तो 264, अब यहाँ 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 22/7 इंटू 7, तो मतलब 22/7 से 7, तो 7 बटे में है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या, 44H बराबर 264। ठीक है, अब यहाँ भी दिमाग लगाओगे आप कैसे सॉल्व करना है। तो 264 बटे 44, तो जैसे मैंने वहाँ बताया था कि पहला अंक इसमें 2 ही अंक है 44 में, तो 4 ले लो पहले वाला, और ऊपर 264 है तो 2 ले लो। तो 4 6 24, 6 बार जा रहा है तो 6 बार ट्राई करो, देखो हो रहा है क्या। तो हम 44 में 6 से गुणा कराते हैं, तो 4 6 24, 4 6 24, 2 26, मतलब 6 बार ये चला जाएगा। तो H बराबर क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो H बराबर 6 मीटर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो डायामीटर है, डायामीटर से उसकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो मतलब D/H पूछा है, D/H या D रेशियो H, D रेशियो H बराबर क्या हो जाएगा आपका, 14 तो आया था D की वैल्यू, और ये 6 आया है, और इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो 7:3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। ये कैन फिनिश ए वर्क इन 24 days, B in 9 days and C in 12 days. B and C start the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by A in. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है A किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, B 9 दिन में करता है और C 12 दिन में करता है। अगर B और C दोनों काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद छोड़ देते हैं तो बचा हुआ काम A के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, यही पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा सॉल्व करने के, एक एलसीएम मेथड बताता हूं और एक पुराना वाला मेथड बताता हूं। 2 मेथड से बताता हूं। तो पहले एलसीएम मेथड देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। पहले एक का क्या है, A B C, तीन लोग हैं काम करने वाले, 3 मैन वर्क। अब ए के द्वारा काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं, ए काम ख़त्म करता है, ए काम ख़त्म करता है, सबका लिख लेंगे बारी बारी से, मैं शॉर्ट में लिख दूँगा 24 days। ठीक है, बी का लिख दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेना इसको, 9 days। सी का लिख दिया, बी काम खत्म करता है, पूरा लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सी खत्म करता है 12 days। ये अब क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 24, 9 एंड 12। एलसीएम ऑफ 24, 9, 12, 24, 9, 12 का लघुत्तम कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, अब ये 72 जो है टोटल वर्क है, 72 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, ये 72 यूनिट टोटल वर्क है, जो तीनों के द्वारा काम किया जाना है वो 72 यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम
एक आदमी का एक दिन का काम निकालना चाहते हैं तो ये जो टोटल डेज है उसमें उससे 72 में डिवाइड कर देंगे, 72 को उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ए का 1 डे वर्क आएगा। ए 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 72/24, क्योंकि वो 24 दिन में कंप्लीट करता है इसलिए वो एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट, 3 यूनिट करेगा। बी कितना करेगा 72/9, 8 यूनिट। सी 1 डे वर्क, आप अच्छे से देखते जाएं समझ में आ जाएगा आपको। 72 कितना है 12, 12 6 72, 6 यूनिट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बी और सी काम स्टार्ट करते हैं साथ में, मतलब तो बी प्लस सी निकालिए 1 डे वर्क, दोनों साथ में काम करते हैं ना तो दोनों को साथ में निकालेंगे। बी प्लस सी 1 डे वर्क 8 + 6 हो जाएगा, मतलब वो 14 यूनिट करेंगे। एक दिन में काम 14 यूनिट करते हैं, लेकिन वो 3 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब 3 दिन काम किया तो 3 डे वर्क। 3 × 14 = 42, मतलब 42 यूनिट काम करके वो चले गए। बचा कितना, जो बचेगा वही तो ए करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको बैलेंस जो वर्क है बैलेंस वर्क निकाल लेंगे। बैलेंस वर्क इक्वल टू 72 में से 42 घटा देंगे, ये आया 30 यूनिट। ए 1 डे में कितना काम करता है 1 डे वर्क 3 यूनिट कर देगा अगर अकेला करेगा तो, ठीक है। अब 30 यूनिट करने हैं उसको, ठीक है। 30 यूनिट बाई ए इक्वल टू 30/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 डेज, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। देखिए कितना शॉर्ट में है, आप बहुत ही शॉर्ट से कर सकते हैं। डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए, 72 यूनिट आ गया, फिर 1 डे का सारा है, बी और सी का ही पता कर लीजिए, ए का फिर अपना डिवाइड करके तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड जो मैं बताता हूँ 1 डे वर्क, 1 डे वर्क निकालिए सबका डायरेक्ट। हाँ 1 डे वर्क ऑफ ए 1/24, 1 डे वर्क ऑफ बी 1/9, 1 डे वर्क ऑफ सी 1/12। 1/, क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए, 1/, क्यों करते हैं इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू 1/टाइम, ठीक है। तो 1/टाइम, टाइम जो डेज है वो टाइम है हमारा, इसलिए मैं इसको 1/ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों हमें पता चल गया, क्योंकि बी और सी दोनों साथ में काम करते हैं, तो बी प्लस सी लिखेंगे 1 डे वर्क, एक दिन का काम उनका निकाल लेंगे। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/9 + 1/12, ठीक है। अब दोनों का लघुत्तम 36 आना चाहिए, ठीक है। तो 36 लघुत्तम आ जाएगा इसका, तो 9 × 36 12 × 36, ये आ जाएगा 7/36 आ गया, मतलब 7/36 1 डे वर्क है। और 3 दिन, क्योंकि 3 दिन काम किया 3 डे वर्क, 3 डेज वर्क, 3 डेज वर्क निकाल लेंगे। 3 × 7/36 कर देंगे। टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ होती रहती है बीच में। 21/36, ठीक है। ये तो काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। बचा कितना भाई, जो काम बचा हुआ होता है वो हमेशा एक में से घटा के निकाला जाता है, मतलब हम टोटल काम एक मानते हैं, और अभी 21/36 पार्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो बचा कितना पार्ट है, तो बैलेंस वर्क, यहाँ भी हम वही सेम निकालेंगे, बैलेंस वर्क 1 - 21/36 करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे तो 15/36 आ जाएगा। ये काम है जो किसको करना है, ए को करना है। अब ए कितने दिन में करेगा वही पूछा गया है। तो 24, तो जो एक काम है वो 24 दिन में ख़त्म करता है, जो टोटल काम है वो 24 दिन में ख़त्म करता है और ए। तो पूरा 15/36 काम को ख़त्म करने में उसको कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको बारी बारी से आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है। 1 डे वर्क टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क फिनिश इन
24 days बाई ए। तो 15 बटे जो है 36 पार्ट जो वर्क है वो ख़त्म करेगा, विल फिनिश इक्वल टू 15 बटे 36 गुड़े, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे गुड़ा करा रहे हैं, 24। ठीक है, तो अब 12 से हम काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 36, तो 15 बटे 3, अच्छा गुड़ा कर देता हूँ डायरेक्ट, 15 गुड़े 2 बटे 3 लिखता हूँ। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 और 5 × 10, ये 10 दिन आ गया। इस मेथड से भी 10 दिन आ गया। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है आपको। ये मेथड है, इजी मेथड थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। यही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6। ए पर्सन present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/5 भाग है। 8 साल बाद वह अपनी माँ की उम्र का आधा उम्र का होगा। वर्तमान में माँ की उम्र कितनी है ये पूछा गया है। मान लीजिए, माना मदर एज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो जो सन है, सन एज क्या हो जाएगी, सन एज इक्वल टू 2/5 एक्स, 2x/5 लिख दिया, ये हो जाएगा क्योंकि वो 2/5 भाग है। क्वेश्चन के हिसाब से एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का, तो माँ की आयु मतलब एक्स का 2/5 सन की एज हो जाएगी। ठीक है, उसके सन की एज जो है 2x/5 हो जाएगी। अब 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद है, 8 साल बाद का मतलब है कि अगर प्रेजेंट में एज एक्स है तो 8 साल बाद x + 8 जाएगी, मतलब 8 जो है दोनों में जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 8 ईयर्स, जो गिवन कंडीशन है x + 8 इक्वल टू 2x/5 + 8, ये तो लिख लिया क्योंकि अभी 8 साल बाद हो गया, मैंने ये लिख लिया। काफ़ी बच्चे इक्वेशन बना नहीं पाते, अगर इक्वेशन आप बना लें तो प्रॉब्लम ही ना हो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इक्वेशन गलत बनता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, अगर रॉन्ग आंसर आता है। तो x + 8, 8 साल बाद बोला तो x + 8 लिख लिया, अब बराबर 2x/5 + 8 लिख लिया। अब क्या बोलता है आगे, वो अपनी माँ की उम्र का आधा उम्र का होगा, मतलब क्या है 2x/5 + 8 जो है वो आधा है किसका, अपनी माँ की उम्र का। तो या तो हम भाई माँ की उम्र में 2 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो वो उसके बेटे की उम्र के बराबर हो जाएगी, या बेटे की उम्र को 2 से गुणा करा दें तो वो माँ के उम्र के बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणाई करा देते हैं या 1/2 लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, वैसे 1/2 ब्रैकेट में x + 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, बराबर 2x/5 + 8। ठीक है, अब 2 को तिरछा गुणा करा के उधर ले जाएंगे हम, तो क्या आएगा, x + 8 बराबर आ जाएगा आपका 4x + 16, तो यहाँ पे बटे 5 रहेगा। ये हो गया, 2 से हमने तिरछा गुणा करा दिया। अब क्या करना है, x + 8, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4x + 16 × 25 80 बटे पूरे के बटे 5, पूरे के बटे 5 लिख दीजिए। अब तिरछा इसका भी गुणा कर देते, 5x + 40 बराबर 4x + 80 हो गया। अब इन दोनों को पक्षांतर करेंगे एक दूसरे से, तो x बराबर 40 ईयर्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ये काफ़ी ईजी था क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व करना है, आपका इक्वेशन सही बनना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट है द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। कंक्लूजन है चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। सेकेंड है डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज़ बिकॉज दे आर ओल्ड। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, बी ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, सी ऑप्शन है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, डी ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। हिंदी में है, क्योंकि इसमें लिखने और बताने का पढ़ने का कुछ है नहीं, सिर्फ बताने का है,
मतलब सॉल्विंग का कुछ नहीं है। कथन पुरानी आदेशों की जगह नए आदेश ले लेते हैं, स्टेटमेंट यही है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिप्लेस करके या उनको रिप्लेस करके नया चीज़ें आई जाती हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई और आता है, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती हैं। तो ये चीज़ है। तो इसमें पहला जो दिया है चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये इस स्टेटमेंट से काफ़ी मैच करता है। ठीक है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी आदेशों की जगह नए आदेश ले लेते हैं। तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये इस चीज़ को फॉलो करता है। इसलिए और दूसरा जो इसका कंक्लूजन है, पुराने विचारों को त्यागें क्योंकि वे पुराने हैं, ये कहीं स्टेटमेंट से निकल के नहीं आता है निष्कर्ष के रूप में। इसलिए सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज़ बिकॉज दे आर ओल्ड आइडियाज़ को त्यागे क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है इस स्टेटमेंट में। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे सिर्फ परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट है। इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, इसमें यही इतना था, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। लुक एट दिस सीरीज 80, 10, 70, 15, 60, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, एक सीरीज़ दी गई है क्वेश्चन में 80, 10, 70, 15, 60। तो इस सीरीज़ को हम अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए 80, 10, 70, 15, 60। 80 और 10 का रिलेशन कुछ है नहीं दिख रहा। 80 और 10 और 70 और 15 में जो रिलेशन है वो मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 80 और 10 का अगर डिफरेंस निकाले तो 70 आएगा, 70 और 10 और 70 का डिफरेंस निकाले 60 आ रहा है, तो ये मैचिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो सीरीज होगी, ध्यान से देखेंगे 80, 70, 60, ये एक अलग सीरीज होगी जिसमें 10-10 का डिफरेंस है। अगर 80 माइनस 70 करें तो 10 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 70 माइनस 60 करें तो भी 10 आ रहा है। तो ये एक सीरीज़ बैठती है। इसी सीरीज़ के बेसिस पे 10, 15 वाली भी सीरीज़ बैठाएंगे हम। तो हम 15 देखेंगे, 15 माइनस 10 करके तो यहाँ 5 आ रहा है, मतलब ये इसमें 5 का डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट 15 के में अगर हम 5 जोड़ दें, 15 प्लस 5 कर दें तो 20 मिलेगा। इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर इज़ 20। ये आंसर होगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये सीरीज़ का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आप भी उससे क्वेश्चन, मैट्रिक्स के क्वेश्चन, और बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं, क्या आ गया, ये सब बहुत सारे नंबर्स हैं, इसमें कोड हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है, ये वो ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें देखिए 2 मैट्रिक्स टेबल हैं। पहले वाले में 0, इसमें कॉलम और रो देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो खड़ी लाइनें हैं उसको कॉलम बोलेंगे, जो पट लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, उसको रो बोलेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कोड किसका क्या क्या होगा। कोड आपको जानना ज़रूरी है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन होगा, उसमें आपको वो दिखेगा, आपको उसका लिंक दिया है मैंने, उसको आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे जहाँ मैंने मैट्रिक्स को सॉल्व करके बताया था। तो आइए इसको देखते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पास्ट का आपको बताना है, पास्ट का कोड बताना है इस टेबल से देख के। तो पहले तो हम पी के लिए संभावित कोड पता करेंगे। देखिए पी किसमें है पहले ये देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स सेकंड में देखिए पी है, तो पहले स्तंभ में जाएंगे जब हम, तो पी देखिए, पी के सामने 76 7 है, 7 के सामने पी है, रो में 7 के सामने पी है, और ऊपर से जब मिलाएंगे मैचिंग करेंगे तो 5 है। मतलब जहाँ 7 है उसके बगल में पी है, उसके ऊपर जब जाएंगे सबसे ऊपर तो 5 है, तो मतलब ये कोड बन गया 75, ठीक है। अब देख लीजिए और कौन सा कोड बन सकता है। हम ऑप्शन बाई ऑप्शन भी जाएंगे। पहले वाले में 75 मिल रहा है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 86 है। देखिए पी का कोड 86 भी है क्या,
तो इसके लिए आप देखेंगे 8 कहाँ है, 8 है 1 2 3 4 5, पाँचवीं लाइन में 8 है, एल के बाद पी, ठीक है, 8 के सामने पी है, फिर 6 भी है ऊपर, तो 86 भी कोड बन रहा है, 86 भी लिख देंगे। यहाँ कोड पी के जो कोड है, संभावित कोड है, वो मैं लिख रहा हूँ बारी बारी से। तो आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में 58 है, 58 है क्या इसमें, देखिए 58 भी है। देखिए पहले सेकंड वाले रो में 5 के सामने पी है और ऊपर जाएंगे टॉप पे तो 8 है, तो 58 भी बैठ रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए 88 भी है क्या, 88 पी यहाँ पर है, लेकिन 88 नहीं है, क्योंकि 86 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 88 नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो गया, डी ऑप्शन नहीं होगा, बचा ए बी सी, ठीक है, डी ऑप्शन डिस्कार्डेड, 86 कोड नहीं है, पी नॉट इक्वल टू 86, तो ये डी ऑप्शन गया, नॉट करेक्ट। अब 3 ऑप्शन बचे जो, उसको देख लो आप। 3 ऑप्शन में कौन कौन सा, अब पी के बाद ए आएगा, ए के लिए कोड देखो आप, ए के लिए कोड देखेंगे तो ए इस वाले टेबल में मैट्रिक्स 1 में है, तो ए मैट्रिक्स 1 में है, तो ए का देखिए 0 है, 0 के ऊपर 0 है, मतलब 0 0 है, लेकिन ए ऑप्शन में कहीं पे 0 0 है नहीं, तो 21 है, 21 देखिए है क्या, 21 बाई ऑप्शन देखिए 21 के मैच कर रहा है, ए नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि 21 जहाँ पर है 2 के सामने यस है, एन है, उसके बाद उसके ऊपर टॉप पे जाएंगे, एन के टॉप पे तो 1 है, 21 के सामने एन है, ए के बराबर चाहिए, ए के बराबर नहीं होगा, ए ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू 21, तो जो ए ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन गया, ठीक। अब आगे का देखेंगे हम, भाई 21 के बाद क्या है, 14 है, 14 है, ए ऑप्शन में 14, ए ऑप्शन तो अब ख़त्म ही हो गया, ठीक है आपका। ए ऑप्शन बचे बी और सी में, तो बी में देखिए 12 एक कोड है, उससे मैच करिए क्या, 12 कोड में मैच कर रहा है, हाँ ये देखिए मैच कर रहा है, एक के सामने एन सी है, उसके बाद ए है, उसके टॉप पे देखेंगे तो 12 है, तो ए का जो एक कोड है वो 12 मिल गया हमें, तो मतलब बी ऑप्शन का संभावना है। अब आइए सी ऑप्शन में देखते 41 है क्या, 41 भी है, ठीक है, तो 41 भी हो जाएगा, मतलब बी और सी में ये हो गया। बाकी अब देखिए थर्ड पे 31 जो है, सी किसके लिए, एस के लिए, एस के लिए जो कोड है 31 है क्या, वो देखेंगे, तो मैट्रिक्स फर्स्ट में देखिए 31 कोड, तो यस कहाँ है, ये रहा, तो ये 2 0 है, 20 तो चाहिए नहीं हमें, 31 देखना है, तो 31 पे देखिए यस है 31 पे, तो ये मैच कर रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। अब बी ऑप्शन का जब हम एक मैच कर रहा है हमारा, तो हम एक और मैच करा सकते हैं, नहीं तो यह 12 को देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद अगर 12 मैच करता है एस के कोड के लिए, तो हमें चौथे पे जाना पड़ेगा, चौथे टी के लिए भी कोड देखना पड़ेगा, वरना यहीं पे सही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं एस के कोड के लिए 12 का, तो 12 के सामने देखिए, 12 के सामने यस है, नहीं है, 12 के सामने यस नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 तो है नहीं। तो ये इस तरह से करना होता है। बाकी इसका वीडियो जो मैंने बताया आपको, आई बटन ऊपर देखिए, आई बटन आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा लिंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन फिगर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, और इसमें क्वेश्चन फिगर देखकर उस पैटर्न को फाइंड करना होता है कि जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और उसके बेसिस पे ये आंसर फिगर से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अभी देखिए पहला फिगर जो है, इसमें जो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है या तितली है या जैसा भी आप मान सकते हैं, मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूँ क्या है ये। इसमें एक साइड में देखिए 3 स्लॉट्स हैं, 3 पार्ट हैं, 1 2 3 खांचे कह सकते हैं, 1 2 3 इधर हैं, और ये इधर 3 है, इधर देखिए 1 2 3 इन साइड का मैं देख रहा हूँ, आउट साइड का नहीं देख रहा, 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, इस साइड में 4 हैं, ठीक है। और इधर देखिए उसी के बगल वाले फिगर में देख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, इधर 3 थे, इधर इसमें 4 आ गए, इसमें 4 आ गए। इधर देखते हैं इस वाले फिगर में, इधर 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये 3 से 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि इस वाले जो पैटर्न का क्वेश्चन आंसर होगा, अगर इसमें 1 2 3 4 है, तो जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, उसमें 5 होने
चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखें, इसमें 3 है, ये तो होगा ही नहीं। इसमें दूसरे में देखें 1 2 3 4, इसमें 4 ही हैं, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व करना होता है, पैटर्न आपको पहचानने होते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई होप सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा होल मैंने बता दिया है 1 बाय 1 करके, सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से ढंग से शेयर कर दें लोगों में। ठीक है, यही मेरी मेहनत का फल होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बनाने के लिए, और आपको पढ़ाने समझाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो आई होप आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।